हेलो नमस्कार। आप इस वक्त सुन रहे हैं खुशवंत फतनानी को। हम हैं इस वक्त क्लास 12th के सेशन में। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हमारे कोर्स में हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे, कौन कौन से चैप्टर्स होंगे, कौन कौन सी बुक्स को हम फॉलो करेंगे। और आज के सेशन में हम फाइनली थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स को एक साथ अलोंग विथ न्यूमेरिकल समझना शुरू कर रहे हैं। राइट, तो हमारे साथ क्लास में कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो हमारी हेल्प करेंगे हमें कॉन्सेप्ट्स को समझने में। हमारी क्लास में ना एक छोटा सा फंडा होगा आप सभी लोगों के लिए, राइट, कि हम क्लास को शुरुआत करेंगे ऑलवेज विद अ शॉर्ट प्रेयर एंड मेडिटेशन सेशन। ठीक है, तो इट्स द फर्स्ट डे फॉर यू, राइट, एंड आई विल ऑलवेज बी गाइडिंग कि हम क्या करेंगे इस दौरान। छोटा सा टाइम होगा। इसका पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि जब आप मेडिटेट करते हैं, फायदे एक नहीं अनेक होते हैं। उसमें से दो तीन फायदे ये हैं कि आपका मन शांत रहेगा, यू विल बी पीसफुल एट हार्ट, and somebody who is peaceful at heart will be able to understand things better. Second, you will be present in the moment. क्या होता है कि हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार आते रहते हैं, many thoughts keep coming। मतलब सर पढ़ा कुछ रहे हैं लेकिन याद आ रहा होगा, यार इस दोस्त ने किताब ले ली, यार आज ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, वहां भी जाना है, ऐसा भी करना है। बहुत सारे थॉट्स आ रहे होते हैं। मेडिटेशन इंश्योर करती है कि आप इन द मोमेंट आ जाओ। मतलब अगर मैं अभी आपसे कह रहा हूँ हेलो, तो आपको हेलो सुनाई दे रहा है। नथिंग एल्स इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट हेलो एग्जिस्ट फॉर यू व्हेन यू आर अ मेडिटेटर। आप प्रेजेंट मोमेंट में आने लगते हैं, राइट। एंड ऑफ कोर्स मेनी मोर हेल्थ बेनिफिट्स, राइट। डीप ब्रीदिंग एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट करती है हमारे सारे सिस्टम्स पे बॉडी के। एंड प्रेयर है ना, तो अबाउट प्रेयर आई हैव अ बिलीफ सिस्टम कि जब भी कभी हम एफर्ट करते हैं, एफर्ट करने के साथ साथ देयर इज समथिंग एल्स इन द यूनिवर्स जो आपकी कामों को सफल बनाती है। तो यहाँ से नेक्स्ट ईयर जब आप अपने पेपर्स लिख रहे होंगे, जब आप एक अच्छे कॉलेज में जाने की तैयारी कर रहे होंगे, तब आपके परफॉर्मेंस को सिर्फ आपका फिजिकल एफर्ट इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। कुछ और भी चीजें होती है ना। अगर सपोज एफर्ट ही सब कुछ करता, तो ऐसे तो दुनिया में जो ज्यादा काम करता वो ज्यादा कमाता, जो ज्यादा काम करता वो ज्यादा अच्छा स्कोर करता। लेकिन ऐसा नहीं होता। देयर आर सम अदर डायनेमिक्स ऑल्सो, है ना। उन डायनेमिक्स तक, उन डायमेंशंस तक एक्सेस करने का तरीका इज प्रेयर, है ना। सो आई होप आई हैव बीन एबल टू कन्वे टू ऑल ऑफ यू कि हमारे एफर्ट्स के साथ साथ देयर इज सम अदर पावर इन द यूनिवर्स जिसको हम प्रे करेंगे बिफोर वी स्टार्ट ऑफ। ठीक है, ओके। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू क्लोज योर आईज, ब्रिंग अ ब्रॉड स्माइल ऑन योर फेस। मैं जानता हूँ कोई कारण नहीं है, लेकिन बिना कारण के मुस्कुराते हैं। लेट अस स्माइल फॉर नो रीजन। वन बाय वन we'll take 3 deep breaths। एक एक करके हम 3 गहरी सांसें लेंगे। काउंट 1, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। कीप स्माइलिंग। वंस अगेन, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। फिर से एक बार, टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड ब्रीद आउट। हम लोग प्रे करते हैं। हम शुरुआत अपने लिए नहीं, औरों के लिए प्रेयर से करते हैं। The first day, let us pray for everybody in this world. I am reciting something from Sanskrit, some phrases from Sanskrit. अगर आप हो सके तो उनको मेरे पास दोहराएंगे, राइट, मेरे पास दोहराएंगे। सो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। सबका भला हो, सबका मंगल हो,
सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें और संतुष्ट होकर जिएं। With a deep breath in and a deep breath out, you may slowly and steadily open your eyes. धीरे धीरे मुस्कुराते हुए आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। Let's begin. ठीक है? शुरुआत करते हैं अपन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, एक बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है। काफी सारी चीजें हमें सिखाई जाती है इस चैप्टर में। बहुत ही रिचनेस प्रोवाइड करने वाला चैप्टर है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। लेट्स बिगिन विद द चैप्टर, है ना। चैप्टर को शुरू करें उसके पहले मैं एक टर्म इंट्रोड्यूस करता हूं आप लोगों को। उस टर्म को या उस सिंबल को अपन कहते हैं एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट। पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूं एप्सिलॉन नॉट, है ना। दिस इज कॉल्ड एज, इसको कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। नॉट मतलब बेसिकली जीरो के लिए मैं अपन नॉट वर्ड यूज करते हैं, है ना। तो एप्सिलॉन नॉट, राइट, इज द वर्ड यू यूज, राइट, एंड इट इज कॉल्ड एज, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी, व्हाट इज इट कॉल्ड? परमिटिविटी। लिख लीजिए सभी लोग ये। अब ये क्या है, परमिटिविटी क्या है ना। तो अभी द पॉइंट इज, परमिटिविटी शब्द का मतलब होता है, खुद ही नाम से समझो, परमिटिविटी, समथिंग विच इज परमिटिंग द अदर्स, राइट। अब यहां पे इसका implication है with respect to electric charges या the influence of electric charges. So आप अगर चाहो तो इसकी अंडरस्टैंडिंग लिखो, है ना। So what does it convey, है ना। It conveys basically allowance for electrical influence. मतलब किसी भी तरह के चार्ज का होना, जैसे लेट्स से I'll take some body, right, let's say this is some charged body, यहाँ पर एक charged body है anything, और यहाँ एक दूसरी charged body है, ठीक है। अब इनके बीच में जो भी मीडियम है, इनके बीच में जो भी मीडियम है, उस मीडियम का अपना एक परमिशन स्टैंडर्ड होगा। मतलब सपोज ये दोनों अगर चार्ज पार्टिकल्स हैं, है ना, अगर ये चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो इस चार्ज पार्टिकल का, लेट्स से दिस इज पार्टिकल नंबर 1 और लेट्स से दिस इज पार्टिकल नंबर 2, तो पार्टिकल नंबर 1 का पार्टिकल नंबर 2 पर कैसा इंफ्लुएंस है इन द प्रेजेंस ऑफ दिस मीडियम। लेट्स से दिस इज पार्टिकल नंबर 2, दिस इज 1, है ना। इस मीडियम के, ये मीडियम कितना अलाउ कर रहा है फर्स्ट पार्टिकल को, ताकि वो सेकेंड पार्टिकल को इन्फ्लुएंस कर सके। आई विल रिपीट, बीच में जो मीडियम है वो कितना अलाउ कर रहा है फर्स्ट पार्टिकल को, ताकि वो सेकेंड पार्टिकल को इन्फ्लुएंस कर सके। दैट कॉन्सेप्ट ऑफ द परमिशन which the medium gives, the permission which the medium gives, or the allowance which the medium gives to one body so that it can convey its electrical influence to another body is called as permittivity. ऐसा समझो, है ना। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। तो ये इन पर्टिकुलर, जब हम यहाँ पे नॉट की साइन लगाते हैं ना, ये इन पर्टिकुलर कहलाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। Permittivity of free space, right? Permittivity of free space. Free space का मतलब होता है वैक्यूम, है ना। फ्री स्पेस का मतलब होता है वैक्यूम। और अगर बीच में एयर भी है ना, तो भी लगभग उसकी भी परमिटिविटी या उसका भी अलाउंस इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस को कन्वे करने का लगभग उतना ही रहता है, ठीक है, लगभग उतना ही रहता है, ठीक है। दिस इज वन पॉइंट।
ठीक, अब इसकी वैल्यू देख लेते हैं, है ना। तो इसकी वैल्यू इज 8.86 इंटू 10⁻⁻12 जो भी SI यूनिट्स हैं, जो भी SI यूनिट्स हैं। अगर आप लिखना चाहोगे SI यूनिट्स क्या हैं, तो इसके SI यूनिट्स हैं कूलम स्क्वायर, राइट, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। लिख लो, इसके बारे में अपन और समझते हैं इन द लेटर पार्ट ऑफ द क्लास, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे अपन ने ये टर्म देखा ना, है ना, उसी तरह से देयर इज अनदर टर्म कॉल्ड एज सिर्फ एप्सिलॉन, है ना, सिर्फ एप्सिलॉन, where I will call epsilon as permittivity of the medium। अभी अपन बात कर रहे थे फ्री स्पेस की, so this is permittivity of the medium, permittivity of the medium। लिख लीजिए everyone। There is one more term called as relative permittivity, ER। इसी को अपन K से भी डिनोट करते हैं, है ना, और लिखते हैं relative permittivity। इसका एक और नाम होता है, इसका एक और नाम होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। इसको कैसे डिनोट करते हैं, मैं लिख रहा हूं रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या हुआ, विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग एल्स, है ना, दो चीजों को कंपेयर करना, वन थिंग विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग एल्स। तो यहां पर रिलेटिव परमिटिविटी इज बेसिकली परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको लिख लीजिए सभी लोग अपने पास, राइट। तो अब ये अपन को एक बात समझ में आई, ठीक है, कि कैसे रिलेटिव परमिटिविटी इज कनेक्टिंग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। अब ये डाइलेक्ट्रिक क्या होता है ना। तो डाइलेक्ट्रिक शब्द का मतलब है एनी इंसुलेटर। डाई इलेक्ट्रिक मीन्स एनी इंसुलेटर, ठीक है। इसको लिख लीजिए अपने पास, ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन, राइट। अच्छा, once you are done writing everything on this page, आप अपना hand raise करना so that I will know that I can proceed to the next page, ठीक है। Okay, right। Once you are done writing this page, अपना hand raise कीजिएगा so that I can know कि we can move to the next page। Yeah, okay, great, ठीक है। अच्छा, अब देखो, you can bring your hands down, right? Okay, right। तो अपन ने इतना तो समझ लिया है ना, अलग अलग एस्पेक्ट समझे। अब ये जो परमिटिविटी होती है ना, और ये जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है, इसकी अपन वैल्यूज देख लेते हैं, है ना, अलग अलग मीडियम्स के लिए, राइट। तो जनरली इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 1 फॉर एयर एंड वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम के लिए और एयर के लिए इसकी वैल्यू लगभग 1 होती है, और एयर के लिए 1 से थोड़ी सी ज्यादा होती है, इट इज नियरली
1.0086 या 0026 आई थिंक, या 0026, राइट। सेकेंड, इनफैक्ट थर्ड, नेक्स्ट फॉर वाटर इसकी वैल्यू होती है लगभग 80। ठीक है, लिख लीजिए सभी लोग। लिखा सबने? इसी तरह से इसके बाद अपन इसकी वैल्यू लिखते हैं इनफाइनाइट फॉर अ कंडक्टर, इनफाइनाइट फॉर अ कंडक्टर। ठीक है, लिख लिया सबने? ठीक है, उसके बाद है ना, किसी भी अगर अपन ऐसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं जो कि एक, जो कि न ही कंडक्टर है, न ही वो एयर है, मतलब इफ इट इज अ डाइलेक्ट्रिक, तब क्या होगा? ऐसे केस में इट्स वैल्यू इज समवेयर बिटवीन 1 एंड इंफिनिटी, है ना, मतलब इट इज ग्रेटर देन 1, k इज ग्रेटर देन 1 फॉर डाइलेक्ट्रिक्स, ऐसा मान लो। ठीक है, k इज ग्रेटर देन 1 फॉर डाइलेक्ट्रिक्स, है ना। ये अपना हो गया नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6। लिख लीजिए सभी लोग, राइट। ओके, इसके बाद अपन कुछ और चीजें पढ़ते हैं, राइट। इसके बाद अपन एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, राइट। इसको अपन कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है कि अगर कभी भी सिस्टम आइसोलेटेड है ना, आइसोलेटेड से मेरा मतलब है कि कोई और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है सिस्टम पे, है ना, दो ही अपन सपोज दो बॉडीज को मानते हैं, जैसे लेट्स से देयर इज वन बॉडी, है ना, दिस वन, एंड लेट्स से देयर इज अनदर बॉडी, दिस वन। ठीक है, तो अब अपन इन दो बॉडीज को सपोज अगर लेते हैं, तो मैं अगर कहूं कि यहां फर्स्ट बॉडी से मैंने दो इलेक्ट्रॉन लिए, ठीक है, और सेकेंड बॉडी में ट्रांसफर कर दी, क्या कर रही है, सेकेंड बॉडी में ट्रांसफर कर दिए, दोनों ही इनिशियली न्यूट्रल थी, है ना, बोथ बॉडीज वर न्यूट्रल इनिशियली, और फाइनली क्या होगा, देखो पहली बॉडी से क्योंकि हमने चार्ज दो निकाल लिए हैं, राइट, वी हैव रिमूव्ड टू इलेक्ट्रॉन्स, वी हैव रिमूव्ड टू इलेक्ट्रॉन्स, तो इस पर क्या हो जाएगा, दो पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, हाँ या ना, राइट। सो इस पर दो पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, राइट। नाउ क्लास जस्ट गिव मी अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, हम जहां तक थे इसके बाद देखो क्या होगा, पहले पर दो, क्योंकि दो चार्जेस रिमूव हो गए हैं इसलिए टू पॉजिटिव चार्जेस, और सेकंड पर क्योंकि दो एक्स्ट्रा चार्जेस आ गए हैं, देयरफॉर देयर आर टू, देयरफॉर इसका अपन चार्ज कह सकते हैं टू नेगेटिव साइन, या फिर इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, राइट। इसका चार्ज, फर्स्ट बॉडी का चार्ज इज +2e, e का मतलब है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, राइट, और सेकेंड बॉडी के लिए द चार्ज इज सपोज Q2 इज इक्वल टू -2e, राइट। दिख रहा है, ये क्लियर हो रहा है? अब दोनों बॉडीज चार्ज हो चुकी हैं, दोनों बॉडीज कैसी हो गई हैं, चार्ज हो चुकी हैं, राइट। तो कहने का मतलब हमने यहां क्या देखा कि अगर सिस्टम, अगर हमारा जो सिस्टम है दैट इज आइसोलेटेड, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, the total charge, the total charge remains constant, remains constant, ये लिख लो, है ना। अगर आप इसको
मैथमेटिकली देखना चाहो, है ना, तो पहले जब कोई भी चार्ज का ट्रांसफर नहीं हुआ था एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, उस टाइम पर अगर मैं टोटल चार्ज देखूं तो वो कितना था, कितना था, जीरो, है कि नहीं, क्योंकि देखो पहली बॉडी पर भी कोई चार्ज नहीं है, सेकेंड बॉडी पर भी कोई चार्ज नहीं है, तो नेट चार्ज कितना हो गया, जीरो। अच्छा, अब सेकेंड टाइम क्या हुआ, सेकेंड टाइम ये हुआ कि पहली बॉडी पर, पता है ये जो चार्ज शब्द होता है ना, चार्ज शब्द का क्या मतलब है, चार्ज मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स का किसी भी बॉडी में या तो एक्सेस होना या डेफिसिट होना। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं चार्ज शब्द का क्या मतलब है। हम जनरली फिजिक्स में और इस चैप्टर में जो बार बार लिखते हैं ना, चार्ज चार्ज चार्ज, इसका मतलब क्या है, किसी बॉडी को मैंने चार्ज कर दिया, क्या मतलब है इसका। तो चार्ज शब्द का मतलब है इधर एक्सेस और डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इधर एक्सेस और डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसको लिख लो अपने पास, ये एक नोट है। क्या होगा आप लोगों को ना, मैं क्लास में से बीच बीच में नोट्स देता जाऊंगा, ये नोट्स आप लोगों को ना अपने पास एकदम अच्छे से संभाल के रखने हैं, और आप लोगों को अपनी रेगुलर लेक्चर कॉपी के अलावा एक फॉर्मूला कॉपी बनानी है ना। उस फॉर्मूला कॉपी में ये सारी चीजें जॉटेड डाउन होनी चाहिए, सारी चीजें नोटेड होनी चाहिए, है ना। मतलब कहने का मतलब, जैसे अगर मैं आपको बताता हूँ और अच्छे से फॉर्मूला कॉपी के बारे में एट द एंड ऑफ द क्लास, ठीक है, पहले ये लिख लेते हैं। तो अपन अभी क्या देख रहे हैं, अपन ने देखा कि पहले केस में जो टोटल चार्ज था वो जीरो था, है ना। सेकेंड केस में टोटल चार्ज कितना है, देखो सेकेंड केस में टोटल चार्ज अपन क्या लिख सकते हैं, चार्ज ऑन बॉडी नंबर 1 प्लस चार्ज ऑन बॉडी नंबर 2, और तो कोई बॉडी है नहीं, तो एक आइसोलेटेड सिस्टम है ना। कितना हो गया, +2e, है ना, और -2e। ऑन एन ऑब्वियस नोट आंसर आ रहा है जीरो, ऑन एन ऑब्वियस नोट आंसर आ रहा है जीरो। मतलब हमने देखा कि कैसे सिस्टम का अगर आप कहीं चार्ज को बाहर नहीं निकालते हैं, अपार्ट आउटसाइड द सिस्टम, वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है, राइट, कोई और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है, कुछ फिक्स नंबर ऑफ बॉडीज हैं, और अगर आप एक बॉडी से चार्ज दूसरी बॉडी में ले जाते हैं या इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करते हैं, तो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम हैज टू रिमेन कांस्टेंट। मतलब टोटल चार्ज बिफोर द चार्ज ट्रांसफर, देखो जो था दैट वाज जीरो, अब भी उतना ही है, अब भी उतना ही है। ये समझाना, ये बताना वाज द पर्पस, आप लोगों को ये बताना वाज द पर्पस, राइट। इसको अपने पास लिख लो, जैसे ये पेज पूरा हो जाए हैंड रेस करना, अपन आगे बढ़ेंगे। अगर आपने लिख लिया है तो अपन आगे बढ़ेंगे। यस, आई विल वेट फॉर एवरीवन, नो वरीज, ओके, ठीक है। अच्छा, अब यहां तक हमने जो भी पढ़ा है उसमें अगर आपको कुछ पूछना है ना, तो अपना जो हैंड है वो अप रखिए। अगर सब कुछ क्लियर हो गया है अभी तक तो इन 2 पेजेस में, तो यू कैन ब्रिंग योर हैंड डाउन। यस, आई रिपीट, मैंने क्या कहा, अगर आपको अभी तक जो मैंने समझाया इसमें कोई डाउट है तो यू कैन कीप योर हैंड रेज्ड, अगर नहीं है तो यू कैन ब्रिंग योर हैंड्स डाउन। ओके, राइट, क्लियर है सबको, गौरी, हर्ष, करुणा, एवरीवन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। छोटा सा थ्योरी का पार्ट और देखते हैं, है ना, बिफोर वी प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स। ओके, राइट, है ना, यहां तक सबने लिख भी लिया है और हमें समझ में भी आ रही हैं चीज। अच्छा, अब इसके बाद अपन ने कितने पॉइंट्स देख लिए थे, 7 पॉइंट्स देख लिए थे ना। 8th पॉइंट लिखो, 8th पॉइंट लिखो, कूलम्स लॉ, है ना, बड़ा ही फेमस सा लॉ है, अपन सब लोग एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं। कूलम्स लॉ क्या होता है, अपने पास कभी भी अगर 2 बॉडीज हैं, राइट, लेट्स से दोनों के ऊपर चार्जेस हैं Q1 और Q2, ठीक है, लेट्स से दोनों के ऊपर 2 बॉडीज हैं, उनके पास चार्जेस हैं Q1 Q2, इनके बीच का अपन को डिस्टेंस पता है, लेट्स से दैट डिस्टेंस इज R, ठीक है।
तो अपन कहते ये हैं कि इन बॉडीज के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। क्या काम करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई इज गिवन बाय, इस देखो मैं यहां पर ई डिनोट कर रहा हूं। ई शब्द का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अच्छा, स्टैटिक शब्द का मतलब समझते हो ना? स्टैटिक शब्द का मतलब होता है स्थायी या फिर रुके रहना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम ऐसी सारी एप्लीकेशंस देखेंगे जहां पर किसी एक बॉडी में चार्ज रुका हुआ है। तो लेट्स से व्हेन आई टॉक अबाउट दिस बॉडी, राइट, सपोज इसके अंदर जो भी चार्जेस हैं, जैसे अभी अपन ने बात किया ना यहाँ पर, जैसे हैव अ लुक हियर, दिस वन, लेट्स से दिस इज वन पर्टिकुलर बॉडी, है ना। तो व्हेन आई एम राइटिंग प्लस प्लस हियर, आई मीन कि उस बॉडी में प्लस वाले ये जो दो चार्ज हैं, ये चार्जेस हैं, ये कांस्टेंट है, किसी एक जगह पर रुके हुए हैं, इनकी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है विथ टाइम एंड स्पेस, है ना। ये हमें समझना है कि विथ टाइम इनकी पोजीशंस अगर चेंज ना करे तो हम ऐसी चीज को स्टैटिक कहते हैं, राइट। तो यही चीज हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, ये बात का क्लैरिटी होना है सुपर इंपॉर्टेंट। तो देखो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि चार्जेस के स्टैटिक रहने की वजह से जिस तरह का फोर्स उनके बीच में काम करता है, दैट फोर्स इज गिवन बाय k टाइम्स ऑफ q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ये जो k है ना, ये स्मॉल k है, देखना यहाँ पर, ये यहाँ पर जो अपन ने पढ़ा, दिस वन इज कैपिटल k, है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में जो k आ रहा है ये कैपिटल है, कैपिटल के है ये, ठीक है। और यहां पर जो अपन पढ़ रहे हैं ये स्मॉल के है ना, दिस इज स्मॉल के, ठीक है। और इसको अपन कैसे लिखते हैं? जो अभी अपन ने एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट पढ़ा ना, उसके टर्म्स में देखो, अगर मैं एयर की या फिर वैक्यूम की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? एयर की या वैक्यूम की बात कर रहा हूं, जो इन दोनों के बीच में है। सपोज यहां बीच में, इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में सपोज एयर है, ठीक है। अगर इन दोनों के बीच में एयर है, तब मैं यहां लिखता हूं दिस के की वैल्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन नॉट क्या था, याद करो, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, राइट। तो दैट इज व्हाट आई एम राइटिंग हियर। और वैक्यूम का मतलब होता है फ्री स्पेस, है कि नहीं? सो दिस इज फॉर वैक्यूम, फॉर वैक्यूम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के लिए k की वैल्यूज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां आ गया q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, है कि नहीं? ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट देखना, सेकेंड पॉइंट देखना। अब अगर अपन बात करें किसी भी दूसरे मीडियम की, राइट, लेट अस टॉक अबाउट सम मीडियम। तो दिस वाज फॉर वैक्यूम, राइट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम मीडियम, फॉर एनी मीडियम। तो इसके लिए क्या होगा? बोलो बोलो, इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए ऐसा कुछ होगा, देखो, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी गिवन एज, अब की बार 1 बाय, ऑब्वियस है ना, पिछली बार अगर एप्सिलॉन नॉट आ रहा था, इसका मतलब अब क्या आएगा? इसका मतलब अब क्या आएगा? एप्सिलॉन आएगा, है कि नहीं? क्योंकि कोई दूसरा मीडियम है, तो इसमें अपन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ना यूज कर कर परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम यूज करेंगे, करेक्ट। तो यहां पर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, राइट, टाइम्स ऑफ अगेन q1 q2 होल बाय r स्क्वायर, राइट। क्लियर है? तो इसको अपन डायग्रामेटिकली देखना चाहें तो ऐसा कुछ समझो, सपोज ये एक रॉड है ना, रॉड या सपोज एक शीट है ना, और यहाँ दूसरी शीट है। अपन ने पहली वाली शीट पर कुछ चार्ज दे दिया, ऐसा कुछ, ठीक है, और यहाँ भी एक शीट पर कुछ चार्ज दे दिया, राइट। क्लियर है? इनके बीच में अपन ने कुछ मीडियम फिल कर दिया, जैसे यहाँ पर। अभी अपन क्योंकि पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं ना, तो अपन चलो पॉइंट चार्ज ही ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर सपोज कोई एक मीडियम है, राइट, इस पूरे एरिया में ऐसा कुछ, ठीक है। इसके इस जगह पर यहाँ
ऑन द वन साइड, सपोज यहाँ एक चार्ज पॉइंट चार्ज है Q1 है ना, और यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है Q2, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में ये जो फोर्स काम कर रहा है, लेट्स से इसको मैं Fe डैश से डिनोट करता हूँ, ठीक है। अभी के लिए अपन इसको Fe डैश से डिनोट कर रहे हैं। तो ये जो Fe डैश है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा, राइट। अच्छा, अब अपन क्योंकि चार्जेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ ही रहे हैं, तो यहां से एक और बात सीखो, वो ये है कि जब भी कभी ये जो दोनों चार्जेस हैं, है ना, ये जो दोनों चार्जेस हैं, अगर ये लाइक चार्जेस हैं, लाइक का मतलब क्या होता है, दोनों या तो पॉजिटिव हैं या तो दोनों नेगेटिव हैं, ऐसे केस में उनके बीच में होता है रिपल्शन। क्या होता है, रिपल्शन। अगर दोनों लाइक चार्जेस हैं तो उनके बीच में होता है रिपल्शन, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट पे, अगर दोनों अनलाइक चार्जेस हैं, अनलाइक शब्द का मतलब हुआ एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, या पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो इनके बीच में होता है अट्रैक्शन, राइट। तो इनके बीच में होता है अट्रैक्शन, ठीक है। ये पहले लिख लो अपने पास, और जैसे ये पूरा पेज आपकी कॉपी में आ जाए, यू कैन रेज योर हैंड, यस क्लास। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अब जैसा हमने देखा ना, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, अब इसी चीज को यहां पर और समझते हैं। इसके अलावा ये जो Fe इलेक्ट्रिक मैंने लिखा है ना, किसी भी मीडियम में, किसी भी मीडियम में अगर चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर जो फोर्स लग रहा है दैट इज Fe डैश, उसको अपन ने क्या लिखा, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है कि नहीं। अच्छा, अपन ने और इसके अलावा एयर के अंदर अपन ने एक और बात पढ़ी कि F इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है कि नहीं, ये अपन ने पढ़ा, ठीक है। फिर अपन ने क्या देखा कि अपन ऐसा लिख सकते हैं कि एक टर्म अपन ने पढ़ा, राइट, जिसको अपन ने एप्सिलॉन कहा या के भी कहा, है कि नहीं, एप्सिलॉन आर कहा, सॉरी, या फिर के भी कहा, उसका मतलब क्या था, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब ये जो था ये कैपिटल के था, करेक्ट, ये जो था ये कैपिटल के था, करेक्ट। तो अब क्या मैं एप्सिलॉन को ऐसा लिख सकता हूं, के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यहां से फ्रॉम दिस इक्वेशन, राइट, आई कैन राइट इट दिस वे। राइट, तो अपन ने ऐसा लिख लिया कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब इसको एक काम करो, यहां पर सब्स्टिट्यूट करो फर्स्ट इक्वेशन में, इसमें सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, तो इसको एंड सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास आएगा Fe डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, है कि नहीं, टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, राइट। अब अपन क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, देखो Q1 Q2, राइट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं इसको, है कि नहीं। अच्छा, अब ये जो ऊपर मैंने वैल्यू लिखा है ये क्या है, बेसिकली ये क्या है, Fe की वैल्यू है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द एयर या फिर वैक्यूम। तो दिस इज Fe अपॉन के गिविंग अस Fe डैश की वैल्यू। व्हाट डज दिस इंप्लाई, इट इंप्लाइज दैट, और ये जो k है, एक मिनट, है ना, ये जो k है ये कैसा है, 1 से बड़ा है,
मतलब इसकी क्या क्या वैल्यूज हो सकती है? एफ ई डैश कैन बी इक्वल टू लेट्स से एफ ई बाई 2 और एफ ई बाई 4, है ना, एफ ई बाई 16, ऐसे अलग अलग वैल्यूज हो सकती है, करेक्ट? व्हाट डज दिस मीन? इससे क्या समझ में आ रहा है देखकर? सो करुणा, वुड यू लाइक टू टेल अस इससे क्या इंप्लाई हो रहा है, दिमाग में क्या इंप्रेशन बन रहा है? हाँ बोलो, सोचो एक बार। व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन? जो भी दिमाग में क्लियर हो रहा है, हाँ बोलो। हाँ करुणा, So, थोड़ा सा जोर से बोलो, आपकी आवाज कम आ रही है। हाँ, yeah. एनी आइडिया? So this may imply that the medium. हाँ हाँ, अच्छा मुझे एक बात बताओ, फोर्स कम हो जा रहा है या बढ़ जा रहा है? जैसे अगर सपोज कम हो रहा है. कम हो रहा है ना, जैसे अगर एफ की वैल्यू सपोज मैं कहूँ 100 न्यूटन्स थी, कब? जब वहां उन दोनों के बीच में कोई मीडियम नहीं था, एयर थी या फिर लेट्स से वैक्यूम था, और सपोज अब मैं उनके बीच में एक मीडियम ले आया जिसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेट्स से 5 है ना, लेट्स से 5 है, तो अब उनके बीच में नया फोर्स कितना लगेगा करुणा? 20. 20, है ना? सो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही मैंने दो बॉडीज के बीच में कोई एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम ले आया, राइट, उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो कम हो गया, हाँ या ना? राइट? Yes, sir. Yes, sir. ये अपन को इसका एक कंक्लूजन है जो एज अ रिजल्ट याद रखना है, राइट? इज दिस पॉइंट क्लियर करुणा? ये बात क्लियर हो रही है? Yes, sir. गौरी, इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? राइट? हर्ष, हर्ष, इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? ये बात क्लियर हो रही है Yes, आपको? sir. अगर सपोज इन केस यू नॉट स्पीकिंग अप तो मैसेज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लाइक इफ देयर इज एन इशू विद योर, Yes, sir. Yes, sir. है ना? है ना? ओके, राइट राइट हर्ष। गौरी, ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं कि अगर कभी भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में आपने एक नया मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया, पहले कोई मीडियम नहीं था, तो उनके बीच का फोर्स घट गया, राइट? आप मुझसे मैसेज से बात कर सकते हो गौरी, अंटिल आपका माइक्रोफोन रिपेयर हो जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी लोग ये पूरा पेज जो भी बता रहा है वो लिख लीजिए, जैसे ही लिख लो तो हैंड रेस करो, ठीक है? आई विल वेट। इसके बाद एक नोट भी लिख लेना यहाँ पर कि इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक यानी इंसुलेटर, in the presence of a dielectric, force, कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीजेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट लिख रहा हूं मैं, ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीजेस। तो देखो अपन ना क्लास में कुछ शॉर्टकट यूज करेंगे, जैसे अगर मैंने अगर इस तरह का डाउनवर्ड एरो लिखा है ऐसा, तो इसका मतलब है डिक्रीजेस, कम्स डाउन, ठीक है? ये अगला नोट है, ये अगला नोट है, इसको अपने पास लिख लो, ठीक है? जैसे ही लिख लो, है ना, ये फॉर्मूला, ये नोट्स, ये सारी चीजें कहाँ जानी है? आपकी फॉर्मूला कॉपी में जानी है, ठीक है? हाँ, ये जैसे ही लिख लो सभी लोग अपना हैंड रेस करना, ठीक है? ओके, इस पेज में जो भी लिखा है, वंस इट इज देयर ऑन योर कॉपी, रेज योर हैंड। जैसे हो जाए तो हैंड रेस करो, ठीक है? आई एम वेटिंग। ओके, और अगर हो गया है, अगर आपने लिख लिया है,
तो ब्लैंकली मत बैठो, एक बार दोबारा से अपन ने अभी तक क्या क्या किया उसको पलट लो, उसको रिवाइज कर लो क्विकली, है ना। देखो यहीं से अपना रिवीजन की शुरुआत हो जाती है। ओके ठीक है, आई थिंक सबने लिख लिया है। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक काम कीजिए, हाँ आप लोग हैंड डाउन कर सकते हैं, थैंक यू ना। लेट्स टेक द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं वेक्टर फॉर्म, अपन पढ़ रहे हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो ना इसको पढ़ने के पहले आप लोग ने, क्योंकि लास्ट ईयर देखा था वेक्टर्स, ठीक है, तो एक छोटा सा क्विक समरी देता हूं अपन के लिए कि क्या वेक्टर्स होते हैं और उनको कैसे डिफाइन करते हैं। इस चैप्टर में बहुत काम आने वाला है ना। तो वेक्टर लॉ का, कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखें उसके पहले अपन एक छोटा सा, है ना, ब्रीफ रिविजन करते हैं वेक्टर्स का। देखो, ब्रीफ रिविजन ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर शब्द का मतलब क्या है? वेक्टर एक खास तरह की क्वांटिटी है, टाइप और या फिर कैटेगरी ऑफ क्वांटिटीज है इन फिजिक्स, जिनके पास दोनों चीजें होती है। आपने पढ़ा हुआ है, राइट, जिसके पास दो चीजें होती हैं, एक तो होता है मैग्नीट्यूड, है कि नहीं, एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या होता है? डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन। कोई भी एक वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है ना। अब अपन जो डायरेक्शन है उसको डिनोट करते हैं बाय द यूज ऑफ यूनिट वेक्टर, बाय द यूज ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है? एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कैसा है? 1 है, इसीलिए इसका नाम कैसा हो गया? यूनिट। कैसा हो गया? यूनिट, है ना। यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड कैसा है? 1। और सेकेंड चीज तो मैग्नीट्यूड है, ये अपन को क्लियर हो रहा है ना। इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई राइट वेक्टर ए इज इक्वल टू 5 इंटू ए कैप। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, है ना, 5 इंटू ए कैप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, यहां पर दिस इज द वेक्टर, है ना, ये वेक्टर है। ये जो सेकेंड चीज लिखी हुई है ये इसका मैग्नीट्यूड है कि नहीं, ये इसका मैग्नीट्यूड है। और ये जो लिखा है मैंने, इसको अपन कहते हैं कैप। आई थिंक आप लोगों को ये बातें क्लियर हैं ऑलरेडी। दिस इज कॉल्ड एज कैप एंड दिस एंटायर क्वांटिटी इज कॉल्ड एज ए कैप। ए कैप क्या बता रहा है? ए कैप बता रहा है वेक्टर ए का डायरेक्शन। क्या बता रहा है? वेक्टर ए का डायरेक्शन, ठीक है। फिर अपन ने क्या पढ़ा था नेक्स्ट? अपन ने पढ़ा था क्लास 11th में कि अपने पास तीन अलग अलग तरह के अपन यूनिट वेक्टर्स की जनरली बात कर सकते हैं, है ना। तीन अलग अलग तरह के यूनिट वेक्टर्स की अपन बात कर सकते हैं। जैसे कौन कौन से वेक्टर्स की बात कर सकते हैं? पहला है जो x डायरेक्शन में हो, दूसरा है जो y डायरेक्शन में हो और तीसरा है जो z डायरेक्शन में हो। x डायरेक्शन के वेक्टर को अपन क्या कहते हैं? i कैप। y डायरेक्शन के वेक्टर को अपन क्या कहते हैं? j कैप। और z डायरेक्शन के वेक्टर को अपन क्या कहते हैं? k कैप। याद आ रहा है सबको? और यहाँ पे क्योंकि मैं कैप लिख रहा हूं, है ना, तो इसका मतलब ये है, ये जो पहले मैंने a कैप लिखा था, फिर जो मैंने यहाँ i कैप लिखा, फिर जो अपन ने यहाँ पे j कैप लिखा, k कैप लिखा, ये सब के सब क्या है? यूनिट वेक्टर्स हैं। क्या है? यूनिट वेक्टर्स हैं, राइट। एक मिनट लो, इसको एब्जॉर्ब कर लो, जो अभी मैंने कहा डाइजेस्ट कर लो। मैं रिपीट करता हूं, हमने देखा कि वेक्टर वो क्वांटिटीज है जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है।
फिर हमने देखा कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरह से हमने देखा था, है ना, कि हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अगर अपन को लिखना है, राइट, दिस इज द सिंबॉलिक फॉर्म, राइट, सिंबॉलिक फॉर्म में अपन उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, राइट। फिर अपन ने यहां पर जो पढ़ा है, दीज आर यूनिट वेक्टर्स, राइट। उसी तरह से अगर अपन सपोज इनको लिखना ऐसे चाहें, देखो क्या करते हैं, इनकी मैग्नीट्यूड देखते हैं, क्या ये यूनिट वेक्टर्स है ना, तो यूनिट वेक्टर्स के लिए मैग्नीट्यूड भी होगा कुछ जरूर, कितना होना चाहिए सबके हिसाब से, बताओ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, हाँ या ना। तो मैं अगर आई कैप की बात करूं, इसका मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो 1, मैं अगर जे कैप की बात करूं तो इसका मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो 1, और के कैप की बात करूं इसका मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो 1, ए कैप की बात करूं तो इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है, 1। ये क्या डिनोट कर रहे हैं, डायरेक्शन डिनोट कर रहे हैं। जो ए कैप है वो बता रहा है डायरेक्शन अलोंग ए वेक्टर के अलोंग क्या डायरेक्शन है ना। फिर आई कैप क्या बता रहा है, दिस इज टेलिंग मी द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। उसी तरह से जे कैप इज टेलिंग मी डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, और के कैप इज टेलिंग मी डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। याद आ रहा है सबको ये, है ना, ये अपन ने पढ़ा है क्लास 11th में। उसके बाद अपन आ जाते हैं एक और बात पे, कि अगर कभी भी हमें वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है ऑन अ ग्राफ, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और उसमें क्या क्या चीजें हो सकती है, कैसे उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो देखें। उसके पहले आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू जॉट दिस डाउन, वट एवर आई हैव रिटन ऑन द स्क्रीन। वंस यू आर डन, रेज योर हैंड। यस क्लास। ठीक है, देखो, तो अपन ने ना वेक्टर्स में लास्ट ईयर 2-3 चीजें पढ़ी थी। एक पढ़ा था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, है ना। फिर पढ़ा था मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, याद आ रहा है। वेक्टर्स के लिए अपन डिवीजन तो पढ़ते नहीं है, मल्टीप्लीकेशन ही पढ़ते हैं, या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। उसको एक बार ध्यान से देख लेते हैं। वील जस्ट हैव अ क्विक लुक। आप लोग अपना हैंड डाउन कर सकते हैं, है ना, थैंक यू। ओके, देखो अपन देखते हैं अब वेक्टर्स के लिए, ठीक है, वेक्टर्स के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और उसका रिप्रेजेंटेशन। तो देखो, अब वेक्टर्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, जैसे अगर ये सपोज अपन इसको ले लेते हैं रिप्रेजेंटेशन में पॉइंट नंबर 1, ठीक है, फिर अपन इसको ले लेते हैं पॉइंट नंबर 2। दो तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, राइट। तो अब जैसे अपन एक्स और वाई एक्सिस अगर बनाए, ये वाई एक्सिस, ठीक है, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये एक्स और ये वाई, ठीक है। मैं एक पॉइंट यहां पर मार्क कर रहा हूं ऑन द स्क्रीन। लेट्स से दिस पॉइंट इज ए कॉमा बी। इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट डज दिस पॉइंट का लोकेशन मीन टू यू। सपोज इफ आई राइट दिस पॉइंट हैज अ नेम पी, है ना, एंड आई राइट पी ए बी, इसका मतलब है दिस ए इज द एक्स कोऑर्डिनेट, राइट, ए इज द एक्स कोऑर्डिनेट, B is the y coordinate, right? अब अगर मुझे इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना है, क्या लिखना है, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर शब्द का मतलब होता है एक ऐसा वेक्टर जो उस पॉइंट की एक्स वाई एक्सिस प्लेन में या एक्स वाई प्लेन में हमें उसकी पोजीशन डिनोट करता है, उसकी लोकेशन के बारे में जानकारी देता है, राइट। सच अ वेक्टर इज कॉल्ड अ पोजीशन वेक्टर। इसकी शुरुआत होती है फ्रॉम द ओरिजिन, इसकी शुरुआत होती है फ्रॉम द ओरिजिन, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, राइट, एंड इट गोज अंटिल दैट पॉइंट। इस वेक्टर को जैसे मैंने रिप्रेजेंट किया है, आप रिकॉल करो लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा, इसको हम कहते हैं हेड, है ना, दिस इज कॉल्ड द हेड ऑफ द वेक्टर, while this is called a
टेल ऑफ द वेक्टर, राइट? जहां से शुरुआत हो रही है दैट इज कॉल्ड टेल, है ना, या उसका एंड पॉइंट भी कह सकते हो, है ना, while दिस इज कॉल्ड द हेड ऑफ द वेक्टर, हेड एंड टेल, राइट? इसको लिख लीजिए अपने पास, करेक्ट? सपोज यहां पर अपन इसको डिनोट करेंगे विद द लेटर आर, है ना, और उसके ऊपर एक एरो हेड। देखो कैसा लिखा है मैंने, जैसे यहां पे लिखा था, याद आ रहा है, ए का एरो हेड, या यहां पे लिख रहा हूं आर का एरो हेड, राइट? अच्छा, अब हमें इस आर को इसके दो कंपोनेंट्स के टर्म में एक्सप्रेस करना है। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, याद करो, वेक्टर्स के कंपोनेंट्स लिए जाते हैं, है ना, वेक्टर्स के क्या लिए जाते हैं, कंपोनेंट्स लिए जाते हैं। एक होता है इस वेक्टर के लिए एक्स कंपोनेंट होगा, और एक होगा इस वेक्टर का वाई कंपोनेंट, राइट? तो यहां पर अपन देखते हैं, ठीक है? सो हैव अ लुक। So suppose I'll draw this vector here once again, ठीक है? तो इस वेक्टर को देखो, यहां पर इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है अगर मुझे एक्स और वाई एक्सिस के टर्म्स में, तो मैं एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग, तो मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा इन द टर्म्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। मैं रिपीट करता हूं, ठीक है, जो भी मैंने कहा, आई रिपीट इट। एक देखना मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है? ये सपोज हमारी, इसको पहले ब्लैंक एक्सिस बना लेते हैं, ये अपनी एक्स एक्स, ये वाई एक्सिस है सपोज, राइट? फिर ये अपनी एक्स एक्सिस है, ठीक है? अब अपन क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। कहां से? एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ऑन द एक्स एक्सिस, ऐसा कुछ, राइट? और एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ऑन द वाई एक्सिस फ्रॉम दिस वेक्टर, ठीक है? ऐसे अपन ने दो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये अपनी वाई एक्सिस थी, ठीक है? तो अब देखना, ये वाला जो रीजन है ना, यहां से लेकर यहां तक, ये कहलाता है प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन द एक्स एक्सिस। क्या कहलाता है? प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन द एक्स एक्सिस। इसको नेमिंग कर लेते हैं और आसान हो जाएगा समझना। ये अगर सपोज पॉइंट ओ था, है ना, ओरिजिन, ये पॉइंट पी था, अपन ने इसको ए कॉमा बी लिखा था, राइट? इसका मतलब ये हुआ कि सर आप कह रहे हो ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया प्रोजेक्शन ऑफ, दिस पार्ट इज प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, है ना? इसको अपन डिनोट करेंगे बाय द लेटर आर एक्स। कैसे डिनोट कर रहे हैं? आर एक्स, या चाहो तो सिर्फ एक्स लिख लो। क्या लिख लो? एक्स लिख लो। उसी तरह से ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जितना स्पेस है, वर्टिकल रीजन, यानी कि द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, इसको अपन लिख सकते हैं एज आर वाई। जैसे ये आर एक्स था, है ना, इसको अपन लिख सकते हैं आर वाई या फिर वाई, ठीक है? तो यहां पे लिखना अपने पास आर, इफ आर इज एनी वेक्टर then Rx is x component of the vector, Rx is x component of the vector, whereas Ry is the y component of the vector. और कंपोनेंट शब्द का मतलब लिखो। जब भी अपन कंपोनेंट वर्ड बार बार यूज करेंगे ना, हमने ये लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है, बट देन जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्विक रिविजन, कंपोनेंट शब्द का मतलब होता है प्रोजेक्शन अलोंग द एक्सिस, प्रोजेक्शंस अलोंग एक्सिस। देखना है यहाँ पे मैं एक्स ए एक्स ई एस लिख रहा हूं, मतलब दो, एक से ज्यादा, प्लूरल लिख रहा हूं एक्सिस का, ठीक है? लिख लो अपने पास, दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ आर अलोंग ए एंड बी, अलोंग एक्स एंड वाई, है ना? और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ऑब्वियसली दिख रहा है अपन को यहाँ पर कि जो ये x है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? a के इक्वल है, हाँ या ना? और जो y है, उसकी वैल्यू किसके इक्वल है? b के इक्वल है। तो देखो अपन वेक्टर को ऐसा लिखते हैं जनरली, अभी क्योंकि दो ही एक्सिस है ना,
तो ये होता है x कंपोनेंट, राइट, आर एक्स आई कैप प्लस y कंपोनेंट j कैप। ये होता है तरीका वेक्टर को i, j और k के टर्म्स में एक्सप्रेस करने का। तो सपोज अगर यहाँ पे एक और एक्सेस हो जाती, z एक्सेस, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता rz और फिर यहाँ लिखता k कैप, जहां पे rz क्या हो जाता, the z component of the vector which is the projection along the z axis, right? तो अपन, क्योंकि यहां पर ये वाला टर्म तो है ही नहीं, है ना, तो अपन क्या करेंगे, सिर्फ सिर्फ अपन ए और बी के टर्म्स में बात करते हैं। तो यहां पर r इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप, राइट? ये लिख लो अपने पास, ये लिख लो, है ना। इसको अपन क्या कह रहे हैं याद रखना, दिस इज बेसिकली हाउ यू रिप्रेजेंट अ वेक्टर, दिस इज बेसिकली हाउ यू रिप्रेजेंट एनी वेक्टर। यहां पर अपन बात कर रहे हैं एक पोजीशन वेक्टर की, एक पोजीशन वेक्टर की। तो अभी अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू एक्स आई कैप, है ना, प्लस वाई जे कैप, प्लस वाई जे कैप। और हमारे केस में x की वैल्यू a है और y की वैल्यू b है। इनफैक्ट ज्यादा सही तरीका या बेहतर तरीका होगा कि अपन इसको ऐसा लिखते हैं, देखो, r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि x और y क्या है ना। और इसको अपन डिनोट कर देते हैं, इसको मार्क कर देते हैं एक रेक्टेंगल के अंदर। और हमारे केस में, इन आर केस, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, आर वैल्यू इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप। दिख रहा है ना, ये वाला जो a है, दिस इज दिस वैल्यू, राइट, प्रोजेक्शन अलोंग x एक्सिस, दिस इज प्रोजेक्शन अलोंग y एक्सिस, ठीक है। ये लिख लो, है ना। एक बार जब आपको समझ में आ जाए, है ना, ध्यान से सुनना, अगर आपको क्लियर हो गया है तो यू कैन कीप योर हैंड्स डाउन, यू कैन कीप योर हैंड्स डाउन। अगर अभी क्लियर नहीं हुआ है तो यू कैन रेज योर हैंड्स, ताकि अपन उस पर कुछ डिस्कशन कर ले अगर कोई डाउट्स हो तो। यस क्लास, गो अहेड, राइट, जस्ट अ सेकंड क्लास, जस्ट अ सेकंड। हाँ, कोई क्वेरीज हैं किसी को भी, एक बार हैंड रेज कर लीजिए, पूछ लीजिए। इफ देयर इज एनीथिंग दैट इज नॉट क्लियर until now whatever we have written, you may raise your hands and ask। हाँ, यहां से वेक्टर्स का जो भी अपन ने फंडा देखा, ये क्लियर है सबको, पक्का, एकदम ओके। अच्छा, अभी लिख लो इस पूरे जो भी अपन ने लिखा है ऑन द स्क्रीन, इसको लिख लो। जैसे ही लिख लो तो हैंड रेज करो, ठीक है, ओके, या गो अहेड। और अगर पिछला वाला पेज भी चाहते हो कि मैं खोल के दिखा दूं तो वो भी देख लो, ठीक है। इफ देयर इज एनीथिंग यू वांट टू नोट डाउन फ्रॉम द प्रीवियस पेज, जस्ट लेट मी नो, ठीक है। पहले ये वाला पेज फिनिश कर लीजिए, यस क्लास, और जैसे ही हो जाए तो हैंड रेज करना, ओके। ओके, ग्रेट, ठीक है। अच्छा, अब अपन ना वेक्टर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन क्विकली देख लेते हैं बिफोर वी सी द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। देखो, अपन एकदम शुरुआत में ही आप लोगों को वेक्टर्स का रिवीजन करा दे रहे हैं, ताकि इस चैप्टर में जहां जहां वेक्टर्स का यूसेज हो ना, ऐसा ना हो कि मुझे आपको दोबारा से रिवाइज कराना पड़े, ठीक है। इसीलिए अपन एक साथ में रिवीजन कर ले रहे हैं। यू कैन ब्रिंग योर हैंड्स डाउन क्लास, ठीक है, ओके। या देखो, तो अभी अपन ने समझ लिया है कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर, है ना। अपन ने देखा एक वेक्टर को उसके एक्स, वाई और जेड कंपोनेंट्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, राइट, ओके। अच्छा, अब देखो, हमने वेक्टर्स के एडिशन के लिए दो अलग अलग लॉज पढ़े थे, है ना, पैरेललोग्राम लॉ, और कौन सा लॉ पढ़ा था, एक और लॉ पढ़ा था, ट्रायंगल लॉ, याद आ रहा है ना। एडिशन के लिए दो लॉज पढ़े थे, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, राइट, अगर अपने पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, ऐसा एक वेक्टर इधर सपोज और दूसरा वेक्टर कुछ ऐसा है, ठीक है,
अपन को पहले क्या करना है, सपोज अगर मुझे इन दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो पहला काम होगा कि मैं इनको टेल टू टेल ज्वाइन कर लूं। पहला काम क्या होगा, टेल टू टेल, देखो दोनों की टेल यहां ज्वाइन हो गई है, ये पहला काम होता है पैरेललोग्राम लॉ में। ठीक, अब इन दोनों को, ये दोनों जो अपन ने वेक्टर्स यहां लिखे हैं, इनको पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड्स मान के, इन दोनों को पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स ऐसा मानकर अपन को पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, ऐसा अपन को एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है। फिर हम क्या कहते हैं, फिर हम ये कहते हैं कि भाई देखो ऐसा है कि भाई इस पैरेललोग्राम की जो डायगोनल है ना, इस पैरेललोग्राम की जो डायगोनल है यहां से, ये देखिए ये डायगोनल, ये रिप्रेजेंट करती है इन दो वेक्टर्स का सम, ये रिप्रेजेंट करती है इन दो वेक्टर्स का सम। कहने का मतलब अगर इनमें से एक वेक्टर है सपोज ये ए है ना, और यहां दूसरा वेक्टर है बी, ए और बी, तो ये वाली जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है ए और बी का सम। मतलब ये एक नया वेक्टर हो गया है ना, जिसको अगेन मैंने शुरुआत कहां से की है, ध्यान देना, इस वेक्टर का यहां पर सेम हेड है, इस पॉइंट पे इसका टेल है। ठीक है, इसको अपन कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ। क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम लॉ, है ना। उसी तरह से एक लॉ होता है, इसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ में भी अपन को इन दो वेक्टर्स का सपोज सम चाहिए, है ना। इसमें से एक, दोनों वेक्टर्स अब की बार भी ऐसे ही हैं, एक ऐसा है कुछ, राइट, और एक ऐसा है कुछ, दिख रहा है। इसको अपन डिनोट करते हैं, लेट्स से दिस इज ए और लेट्स से दिस इज बी। ठीक है, अब अपन को इन दोनों को ऐड करना है ट्रायंगल लॉ से। तो ट्रायंगल लॉ पता है क्या बोलता है, ट्रायंगल लॉ ये कहता है कि भाई आप इनको ना हेड टू टेल ज्वाइन कीजिए, मतलब एक का हेड दूसरे का टेल ऐसा ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा ठीक है जैसा आप बोलो। तो अपन क्या करते हैं, इनको ऐसे कुछ ज्वाइन करते हैं, ये एक, ठीक है ए, इसके बाद अब बी को अपन देखना कहां बनाते हैं, ऐसे बनाएंगे अपन बी को, दिख रहा है, एक के हेड से दूसरे के टेल को ज्वाइन कर दिया अपन ने, राइट। ये हुआ वेक्टर ए और ये हुआ वेक्टर बी। फिर हमने क्या किया, अब अपन को इनका सम बनाना है कि नहीं, इनका सम बनाना है। तो देखो कैसे बनाते हैं, अब अपन ने इन इस ट्रायंगल को कंप्लीट करना है, ये मानकर कि ए और बी आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। हम इस ट्रायंगल का जो थर्ड साइड है वो बनाते हैं, क्या बनाते हैं, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल बनाते हैं, ऐसा मानकर कि ए और बी क्या है, ट्रायंगल के साइड्स हैं, ट्रायंगल के साइड्स हैं, एडजेसेंट साइड्स हैं। ठीक है, सो इसको अपन डिनोट करते हैं बाय ए प्लस बी, दिख रहा है कि नहीं, देखो दोनों जगह ए प्लस बी एक जैसा ही बन रहा है, एक ही डायरेक्शन में बन रहा है, एक ही लेंथ का लगभग बन रहा है, करेक्ट। बस पहले वाले केस में क्या हुआ, अपन ने दोनों को, दोनों के टेल्स को आपस में ज्वाइन कर दिया था, यहां पर अपन ने हेड और टेल्स को ज्वाइन किया। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर में कुछ एक और अपन ने फंडा पढ़ा था कि अगर ए और बी का अपन सम लेते हैं, ठीक है, और उसको सी कहते हैं, देन आई कैन राइट सी वेक्टर, राइट, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज गिवन एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, cos थीटा। जहां पर ये जो ए और बी है ये मैग्नीट्यूड्स हैं ए बी के, है ना, और ये जो सी है दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सी। So all these three are magnitudes of A, B and C vectors, है ना, these are magnitudes of the three vectors। ठीक है, और ये जो थीटा है, ये थीटा क्या है, it is the angle between A and B, थीटा is the angle between A and B। और एंगल मेजर कैसे करते हैं पता है आपको, वेक्टर्स के बीच में एंगल मेजर करने के लिए बहुत जरूरी है कि वेक्टर्स को अपन टेल टू टेल ज्वाइन करें या हेड टू टेल ज्वाइन करें। क्या कहा मैंने, वेक्टर्स का के बीच का अगर एंगल लेना है तो बहुत जरूरी है कि उनको या तो आप हेड टू हेड ज्वाइन करो या टेल टू टेल ज्वाइन करो। कई लोग क्या करते हैं, जैसे अगर मैंने बोला कि हाँ भाई वेक्टर के बीच का एंगल बताओ, तो क्या करेंगे सर, एक ये है ना, अपन अब ऐसा करते हैं सर, इसको ऐसे मार्क कर देते हैं,
इसको ऐसे मार्क कर देते हैं और फिर हम कह सकते हैं कि सर ये जो हो गया ना, ये जो हो गया ना, ये एंगल बिटवीन वेक्टर्स है। मैं कहूंगा ना, कदापि नहीं। क्यों? क्यों नहीं? क्योंकि यहां पर देखो क्या हो रहा है, एक का हेड, एक का हेड दूसरे के टेल से मैच कर जा रहा है, हाँ या ना? एक का हेड दूसरे के टेल से ज्वाइन कर जा रहा है, इसीलिए दिस विल नॉट गिव यू द वेक्टर बिटवीन, angle between two vectors. This will not give you, this arrangement will not give you the angle between two vectors. या तो उनको head to head होना पड़ेगा या tail to tail join होना पड़ेगा एंगल लेने के लिए। क्लियर हो रहा है ये, है ना? सपोज अगर मैं इसको लिखता हूं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, है ना, तो ये तरीका गलत हो जाएगा, ये तरीका सही हो जाएगा। इसको अपने पास लिख लो, यहाँ लिख लो ब्रैकेट में, प्रोसेस ऑफ टेकिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, नोट के फॉर्म में लिख लो, ठीक है? प्रोसेस ऑफ टेकिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, लिख लीजिए इसको अपने पास। और ये भी लिख लो, ठीक है? या गो अहेड। जैसे ही हो जाए तो हैंड रेज करो, ठीक है? ठीक है, ग्रेट। देखो, अब इसके अलावा ये जो अपन ने एक रिजल्ट देखा ना वेक्टर के मैग्नीट्यूड का, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? आप लोग हैंड डाउन कर सकते हैं, राइट? थैंक यू। इसको अपन कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। दिस इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट या रिजल्टेंट वेक्टर, दो वेक्टर्स के सम होने को, राइट? एक और रिजल्ट आता है इसमें, दिस इज वन रिजल्ट, है ना? एडिशन में दिस इज वन रिजल्ट। सेकेंड रिजल्ट इज कि भाई ये जो आपने नया वेक्टर बनाया ना सर, इस नए वेक्टर के लिए डायरेक्शन क्या है? इस नए वेक्टर के लिए डायरेक्शन क्या है? सपोज ये नया वाला वेक्टर फाई एंगल बनाता है ए वेक्टर के साथ। क्लियर हो रहा है? तो मैं लिखता हूं tan फाई is equal to b sin theta upon a plus b cos theta। जहां पर थीटा क्या था? ए और बी के बीच का एंगल। थीटा क्या था? ए और बी के बीच का एंगल। थीटा है एंगल बिटवीन ए एंड बी। थीटा है एंगल बिटवीन ए एंड बी। और फाई क्या है? मैं लिख लेता हूं यहां पे, देखो, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये ए था, ये बी था, राइट? एंड फाई इज द एंगल बिटवीन, देखो ये वाला फाई है, ठीक है? और ये वाला टोटल एंगल, दिस एंगल इज
थीटा, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा है ऑन द स्क्रीन, यहाँ देखना, ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी और फाई इज द एंगल बिटवीन सी, मतलब जो वेक्टर का, दोनों वेक्टर्स का सम आया एंड ए, सी एंड ए, ठीक है। ये लिख लो दोनों, सभी लोग अपने पास ये लिख लो, ठीक है। लिख लिया सबने? राइट, हैंड रेज कर लीजिए एक बार अगर हाँ तो। ओके ग्रेट। देखना, अब अपन एक बहुत प्यारी बात पढ़ रहे हैं, ये वाली चीज काम आने वाली है आपको कूलम्स लॉ को समझने में बहुत अच्छे से, ठीक है। वेक्टर्स का समेशन अपन ने देख लिया, वेक्टर्स का डिफरेंस या सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। वेक्टर्स का डिफरेंस लेने के लिए अपन ऐसा करते हैं, देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। एक मिनट, हाँ just a minute. This was first page, right? Second page, third page. So this was fourth page. This was fifth one. This was sixth page. ये हो गया सेवेंथ पेज और ये अपन आ गए एट्थ पेज, ठीक है। तो अब देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स है ना, तो अपन ने क्या पढ़ा है, वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। आपने दो वेक्टर्स को लेना है, उनको इस तरह से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। पहला काम क्या करना है, उनको टेल टू टेल ज्वाइन कर दिया अपन ने, क्या कर दिया, टेल टू टेल ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये अपना पहला काम है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, सपोज इस बार भी ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, अपन एक और वेक्टर बनाएंगे, या तो वो ऐसा बना सकते हैं, है ना, या कैसे बना सकते हैं, देखो इस तरह से। ये हो गया एक वेक्टर और ये हो गया दूसरा वेक्टर। इस पे अपन मार्किंग कर देते हैं, दिस इज वेक्टर ए, है ना, दिस इज वेक्टर बी, और अपन इन वेक्टर्स को ऐसे डिनोट करते हैं, दिस इज a माइनस बी, ठीक है, while दिस इज b माइनस ए। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, कि हमने क्या किया, सबसे पहले दो वेक्टर्स को जिनको अपन को सब्ट्रैक्ट करना था, उनको टेल टू टेल ज्वाइन किया, उनकी टेल्स को आपस में ज्वाइन कर दिया, ये पहला काम था। सेकेंड काम ये था कि अपन ने एक और वेक्टर बनाया जो इनके हेड्स को ज्वाइन कर रहा है, जो इनके हेड्स को ज्वाइन कर रहा है, हाँ या ना, क्लियर हो रहा है, पक्का। अच्छा, इस वेक्टर का जहां पे हेड लाई कर रहा है, देखना ये वाला जो वेक्टर है इसका हेड कहां लाई कर रहा है, बी पे, और इसका टेल कहां लाई कर रही है, ए पे, है ना। तो जहां पर इसका हेड है, सपोज अब मैं इस नए वेक्टर को रिप्रेजेंट करता हूं, लेट्स से z से, ठीक है। सो दिस z इज द हेड वेक्टर, है ना, वेक्टर एट द हेड ऑफ z माइनस वेक्टर एट द टेल ऑफ z। दिख रहा है ये, देखो यहां पर सेकंड वाले में भी ये वाला जो व्हाइट वेक्टर है ना, ये इन दोनों का डिफरेंस डिनोट कर रहा है, ए और बी का। और किस तरह से डिनोट कर रहा है, देखो इसका हेड किस पर है, ए पर है ना, और इसका टेल कहां पर है, बी पर है, राइट। और अपन के देखो यहां पर क्या किया, अपन ने हेड वाला वेक्टर ए माइनस टेल वाला वेक्टर बी, है ना। तो सेम डेफिनेशन होल्ड्स ट्रू हियर आल्सो। तो ये अपनी प्रिंसिपल डेफिनेशन हो गई कि कभी भी वेक्टर्स का अपन को डिफरेंस लेना है तो पहले दो वेक्टर को लिया, है ना, उनको टेल टू टेल अपन ने ज्वाइन कर दिया। उसके बाद अपन का जो नेक्स्ट स्टेप है, दैट इज यू बिल्ड अनदर वेक्टर एंड बिल्ड इट इन अ वे सच दैट इट इज its head is at the first vector and its tail at the second vector. So we write that vector is equal to first minus second. Simple. Clear है ये बात, है ना सबको, हेड माइनस टेल। और इसको अपन सपोज ये जो नया वेक्टर है अपन z के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इफ z is equal to a minus b suppose, then I give its magnitude z is equal to a square plus b square minus 2ab cos theta हो जाता है, ठीक है। दैट इज द होल पॉइंट। अब ये माइनस 2ab cos theta हो जाता है, राइट। ये लिख लो अपने,
ठीक है, सो दैट इज द होल पॉइंट. दिस इज हाउ यू राइट द डिफरेंस बिटवीन टू वेक्टर्स. सब्ट्रैक्शन करने का ये तरीका है. ठीक है, उसके बाद आपने एक और चीज पढ़ी होगी, है ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स. दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक को अपन कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, और एक को अपन कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट. याद आ रहा होगा, ये हो गया डॉट प्रोडक्ट. ए डॉट बी इज गिवन बाय ए बी कॉस थीटा, है कि नहीं, ए बी कॉस थीटा. डॉट प्रोडक्ट जनरली जीरो कब होता है, जब वेक्टर्स आपस में कैसे हो, परपेंडिकुलर हो, मतलब जब थीटा 90 हो, राइट, व्हेन ए इज परपेंडिकुलर टू बी. उसी तरह से अपन ने पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट. क्या पढ़ा था, क्रॉस प्रोडक्ट, है ना. ये कैसा होता है, ए क्रॉस बी, है ना, इट इज गिवन बाय ए बी साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड होता है ना, और इसका एक डायरेक्शन होता है सी कैप, सच दैट ये जो सी कैप है ये कैसा वेक्टर है ना, दिस इज अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, दोनों के परपेंडिकुलर होता है. ये जो नया वेक्टर आया क्रॉस प्रोडक्ट जो आता है ना, वो कुछ इस तरह से होता है कि वो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट आया ये अपने आप में एक वेक्टर प्रोडक्ट है. इसको क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं. क्यों बोलते हैं, क्योंकि अब ये जो नया वेक्टर आया ये पिछले दो वेक्टर्स का ऐसा प्रोडक्ट है कि ये खुद में भी अपने आप में एक वेक्टर है. ये खुद क्या है, अपने आप में एक वेक्टर है. दिस इज अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी. Whereas जब A और B का अपन ने डॉट प्रोडक्ट किया था, then that quantity is a scalar, यानी कि उसका कोई डायरेक्शन नहीं है. ओके, तो ये अपना एक मेन एजेंडा था आज का. ठीक है, अपन को ये मेन चीजें समझनी थी आज, अपन ने वो देख ली हैं. इसको लिख लेंगे सभी लोग, है ना, इसको लिख लेंगे. एक और की पॉइंट है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, वो जीरो कब होता है, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कब होगा, जब थीटा जीरो होगा. हाँ या ना, थीटा जीरो होगा. थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल. तो क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो. ए और बी के बीच का एंगल जीरो है का क्या मतलब हो गया कि ए और बी एक दूसरे के कैसे हो गए, पैरेलल हो गए. कैसे हो गए, पैरेलल हो गए, है ना. सो व्हेन ए इज पैरेलल टू बी, व्हेन ए इज पैरेलल टू बी, थीटा इज जीरो. इसको मैं यहाँ थोड़ा और ऊपर लिख लेता हूँ. व्हेन ए इज पैरेलल टू बी, है ना, when a is parallel to b, that is when theta is equal to 0, तब अपन के पास वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है. और वेक्टर्स के लिए डॉट प्रोडक्ट कब जीरो होता है, जब दोनों वेक्टर्स कैसे हो जाते हैं, परपेंडिकुलर. ठीक है, तो ये हो गया अपन के आज के क्लास का. अपन आ गए क्लास के आज के समापन की तरफ, राइट. वी हैव कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास. अपन जो ये टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहे थे ना, इसको अपन कल करते हैं. लाइक लेट्स डू इट इन द नेक्स्ट क्लास, आई मीन, है ना, दिस वन, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ. और यहीं से अपन फिर न्यूमेरिकल्स का भी प्रैक्टिस शुरू करेंगे. ठीक है, तो अब ये जो लास्ट पेज अपन ने लिखा है ना, और ये वाला पेज, इसको अपने पास लिख लो. ठीक है, एज सुन एज यू आर डन जस्ट लेट मी नो एंड रेज योर हैंड. ठीक है, यस क्लास. As soon as you're done writing, you may raise your hand. Okay. अपन ने क्या देखा, वेक्टर्स का एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, मल्टीप्लिकेशन देखा, और कुछ की पॉइंट्स देखे जो आपको बहुत काम आने वाले हैं. ठीक है, इस चैप्टर में भी और इसके बाद के चैप्टर्स में भी बहुत ही काम आने वाले हैं. ठीक है, तो अपन ने की पॉइंट्स देख लिए, ये लिख लेना अपने पास. ठीक है, यहाँ पर वेक्टर्स अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट जीरो, या अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो. ठीक है, तो इस तरह से हमने अच्छे से शुरुआत से एंड तक अलग अलग पॉइंट्स देखे. क्विक रिवीजन देखते हैं. हमने सबसे पहले क्लास में आज क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले आज क्लास में एप्सिलॉन के बारे में समझा, परमिटिविटी देखा, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है समझा, उस रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यूज देखा, एयर के लिए, वैक्यूम के लिए, वाटर, कंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक के लिए, एक्सेट्रा. फिर अपन ने देखा एक कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज का कोई लॉस नहीं होता है ना. ये एक बहुत फंडामेंटल लॉ है, राइट, फिजिक्स का. फिर अपन ने देखा कूलम्स लॉ, ये भी एक गजब का लॉ है. ये बताता है कि अगर दो चार्जेस हैं, है ना, जिनके बीच में अगर एयर है या फिर अगर कोई मीडियम है,
तो उनके बीच का नेट चार्ज उनके बीच का नेट फोर्स अपन कैसे लिखते हैं, ठीक है। ये कौन बताता है? कूलम्स लॉ। ये फोर्स कैसा होता है? रिपल्सिव होता है अगर दोनों जो पॉइंट चार्जेस हैं अगर वो पॉजिटिव हैं, है ना, अगर वो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है मतलब अनलाइक है, तो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। फिर अपन ने क्या देखा? फिर अपन ने कॉन्सेप्ट देखा कि भाई अगर आपने एक मीडियम में से ऐसा किया, उसको एयर में से वहां से एयर हटा के वहां पे आपने कोई मीडियम रख दिया दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, तो वहां पे जो फोर्स है दैट बिकम्स 1/k टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, ठीक है, वो घट जाता है k टाइम्स से। फिर अपन ने देखा, एक सेकेंड, सो दिस वाज फर्स्ट, वाज सेकंड, दिस वाज थर्ड, है ना। फिर अपन ने नेक्स्ट पॉइंट में क्या समझा कि अपन ने फिर बोला कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ इंट्रोड्यूस करने से पहले भाई ये वेक्टर्स क्या होते हैं उसका एक अपन क्विक रिवीजन करते हैं, है ना। तो वेक्टर्स का अपन ने क्विक रिवीजन किया कि वेक्टर्स क्या होते हैं, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को कैसे एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के टर्म्स में लिखते हैं। फिर अपन ने वेक्टर का पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, है ना, उसका ये वाला एक्सप्रेशन देखा कि कैसे उस दो वेक्टर्स को सम करने पर रिजल्टेंट की वैल्यू लिखी जाती है, उसका डायरेक्शन लिखा जाता है ना। फिर अपन ने क्या देखा? फिर अपन ने देखा कि भाई वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है ना, और सब्ट्रैक्शन के बाद जो वैल्यू आ रही है उसको कैसे लिखते हैं। फिर अपन ने मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स देखा। दो तरह के मल्टीप्लीकेशन होते हैं, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट, है ना। तो अपन ने स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट दोनों को ब्रीफ में आज समझ लिया, राइट। तो ये क्विक रिवीजन था आपके लास्ट ईयर के सिलेबस का, ठीक है। अब हम यहां से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं विथ द कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, है ना, और प्रोसेस अहेड। इसके बाद हमारे पास काफी अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं कूलम्स लॉ पर, और एक टर्म और इंट्रोड्यूस होता है इसके बाद कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इस तरह के कुछ और पॉइंट्स हैं जो आएंगे। हम लोग एक पॉइंट देखेंगे, सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्सेस क्या होता है ना, सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ना, डिफरेंस क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये बहुत सारी चीजें हैं, खैर अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। एनीथिंग एल्स क्लास अब तक? अब यहां पर जो भी हमने क्लास में आज पढ़ा, अगर इसमें से कोई भी ऐसी बात है जो आप पूछना चाहते हो, प्लीज रेज योर हैंड। यस क्लास, कोई भी ऐसी बात है जो क्लियर नहीं हुई आप पूछना चाह रहे हो तो यू मे रेज योर हैंड। यस क्लास, एनीवन, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? ओके, लेट मी सी, ठीक है। एनी क्वेरीज? देखो मेरी क्लास में ना एक और फंडा है, क्योंकि आप लोग ये क्लास फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हो, पहला लेक्चर है, तो थोड़ा सा हेजिटेशन होता है फर्स्ट डे पर। लेकिन ना एक बात याद रखना, मतलब आई एम अ सॉर्ट ऑफ पर्सन जो इंजॉयज अंडरस्टैंडिंग कि भाई बच्चे को किस किस तरह के क्वेरीज आ सकती हैं और उनको सुलझाने में मुझे मजा आता है ना। तो कभी भी डाउट पूछने में झिझकना नहीं है, और झिझकना है भी क्यों, मतलब चाहे मैं न भी हूँ तो लाइफ में कभी भी कुछ ना समझ में आए एकदम बेझिझक बिंदास होके पूछना है ना, डरना घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। दैट हैज टू बी देयर इन माय क्लास, एकदम निडर होके क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है। कूल, एनीथिंग, करुणा, हर्ष, गौरी, जो आप लोग पूछना चाहोगे? ऑल क्लियर? चलो गुड, एक्सलेंट, आई एम वेरी हैप्पी टू नो कि चीजें अच्छे से क्लियर हुई हैं, राइट। ओके, ठीक है, तो ऐसा है तो फिर अपन अगली क्लास में मिलते हैं, है ना। ओके, ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं और इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, राइट। कूल, राइट, ठीक है। देन थैंक यू वेरी मच क्लास, लेट अस कैच अप इन द नेक्स्ट क्लास, यहां से कंटिन्यू करेंगे। इंश्योर करना कि आज रात सोने से पहले जो भी मैंने पढ़ाया है उसको ध्यान से रिवाइज कर लेना अपनी फॉर्मूला कॉपी में। मैंने कहा था याद है क्लास के एंड में मैं फॉर्मूला कॉपी की बात करूंगा, तो देखो मैं बता ही देता हूँ कि फॉर्मूला कॉपी में क्या किस किस तरह की चीजें लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन ने वेक्टर्स का रिविजन देखा है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लिए। फिर उसके बाद जैसे अपन ने यहाँ पर एडिशन सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूलाज देखे, ये लिख लिए। रूल्स देखे, छोटी छोटी पॉइंट्स, मतलब जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, अभी अगर आप बुक्स पलटने जाओगे तो सदियां बीत जाएंगी लेकिन जवाब नहीं मिलेंगे, है ना।
जैसे फॉर एग्जाम्पल इस तरह की चीजें जो मैं आपको नोट्स लिखाऊंगा क्लास में, है ना, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स लिखाऊंगा, तो ये सारी चीजें अपन को क्या करना है, लिखते चलना है, राइट। छोटे छोटे पॉइंट है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये सारी वैल्यूज हुई, है ना। तो ये अपने पास क्या होना चाहिए, एक कॉपी में इन सब का रिकॉर्ड होना चाहिए। अभी तो मैंने क्वेश्चन शुरू नहीं किया, बट जैसे अपन क्वेश्चन देखते हैं ना क्लास में, तो आपको क्वेश्चन जो आपसे सपोज नहीं बने, फर्स्ट टाइम में आपको थोड़े चैलेंजिंग लगे, ऐसे सारे सवाल भी उन फॉर्मूलाज के साथ साथ आते जाएंगे, ठीक है, आपकी फॉर्मूला कॉपी में, right? I hope it's clear at everyone's end. So thank you very much for being a part of the session. Let us join in the next session और वहां से continue करते हैं, ठीक है? Thank you very much. If it's clear, thank you. All right, आप लोग class exit कर सकते हैं. Actually, I have a class starting इसके बाद, so I'll be taking that class. तो आप लोग exit कर सकते हैं. Thank you. Thank you, sir. All right, thank you, Karana. Thank you, Harsh. Thank you, boy.